नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। एडवाइजर जरूरी है, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक अच्छा एडवाइजर ढूंढे ताकि आप जो स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं उसमें वो आपकी मदद कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके लिए यहाँ पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप स्टॉक मार्केट में ढेर सारा वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं, क्योंकि एक एडवाइजर ही आपको सही सलाह देता है कि कब आपको सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है जिससे आप वेल्थ क्रिएशन कर सके। तो एडवाइजर जरूरी है कि हमारे इस एपिसोड में इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम जानेंगे पोर्टफोलियो बिल्डअप की सारी स्ट्रैटेजी। इस वक्त हमारे साथ है इक्विंटिस वेल्थ एडवाइजरी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह। अब मैं थोड़ा बता दूं जसप्रीत सिंह के बारे में सर, तो निवेश की दुनिया का एक अच्छा खासा नाम। अब आपकी तारीफ आपके मुंह पे ही क्या करनी, लेकिन दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जसप्रीत सिंह इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है। 2 दशकों से ज्यादा इनको अनुभव है इस चीज का कि कैसे वेल्थ क्रिएशन आप लोगों का करना है। बुल और बेयर दोनों ही बाजारों में कैसे वेल्थ क्रिएशन अपने इन्वेस्टर्स का करना है, इसका एक अच्छा खासा अनुभव इनके पास है। और साथ ही इन्होंने कई सारे फर्म्स जैसे एंजल ब्रोकिंग में, आनंद राठी में, इसमें सिस्टमैटिक जैसी जो कंपनियां आपने अब तक देखी हैं, इसमें लीडरशिप रोल इन्होंने प्ले किया है। इनसे आज हम जानेंगे। सर, वेलकम हियर। एंड आज हम आपसे जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी में एडवाइजर की क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इस बात में कि जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको बहुत चीजें पता होती हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, उनके लिए स्टॉक पिक करना ज्यादा मायने रखता है या फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना? क्योंकि बड़ा क्रूशियल सा इसमें डिफरेंस होता है कि स्टॉक पिक में आपको माहिर होना चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए। क्या डिफरेंस है सर इन दोनों में? मैं उदाहरण लेना चाहूँगा इस ब्रिलियंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्रिकेट, राइट, इट्स लाइक द रिलीजन ऑफ इंडिया। उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, राइट? सचिन तेंदुलकर खेले, विराट कोहली खेले या टीम इंडिया जीते, राइट? ऑब्वियसली टीम इंडिया जीते। सिमिलरली पोर्टफोलियो बिल्डअप में भी स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, ड्यूरिंग द जर्नी गलतियां हो सकती हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपना कंपोजिशन, टीम का कंपोजिशन, अपनी स्ट्रैटेजी, राइट, और आउटपुट, उसको ज़्यादा महत्व दें वर्सेस इंडिविजुअल प्लेयर। हमने किसको सेलेक्ट किया है, राइट? कहीं पे कुछ गलती हो गई है तो हमने उसको आपको बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करना है, राइट? आपको फील्ड में चेंजेस करने हैं। तो ऑब्वियसली लार्जर पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही है कि पोर्टफोलियो बिल्टअप स्ट्रैटेजी में हम अपना एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करें। एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली निफ्टी को बीट करना हो सकता है, डबल डिजिट रिटर्न्स अचीव करना हो सकता है। तो ऑब्वियसली द पोर्टफोलियो बिल्डअप स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है वर्सेस स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट उसका रोल सेकेंडरी हो जाता है और वो ऑब्वियसली आपको बहुत मौके देता है चेंज करने के लिए। बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजी के अलावा एक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। यस, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अच्छा तो है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि किसी को ये लगता है कि क्यों ना ये भी ले ले, वो भी ले ले, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें भी, और कई बार कहीं सुनी बातों में लोग आ जाते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन सेम टाइम में आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना खराब हो सकता है? मैं कुछ 25 साल से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, लोगों को इन्वेस्ट करते हुए देखा है और हमने वो पुराना टाइम भी देखा है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन या ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन में फ़र्क इतना ही है कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं और कितना आप समझ सकते हैं, राइट? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो क्या आप उतना समझते हो और क्या मैनेज कर सकते हो। तो हमने देखा है कि लोग आर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सोटिव डेरिवेटिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन जैसा कुछ होता नहीं है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। अगेन, कितना आप समझते हो और लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है और क्या वो एसेट डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा, राइट? सो optimal returns, liquidity, do you understand it well enough, and lastly आप कितना मैनेज कर सकते हो, राइट? उसी के हिसाब से आप हमारे हिसाब से आप उसका एक कॉम्पोजिशन एक बनाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसकी उतनी समझ नहीं होती सर, इसीलिए हम देखते हैं कि सबको ये लगता है कि जहां पैसा बन रहा है बस उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लो। अच्छा, कितना शामिल करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम एलोकेशन कहते हैं। क्योंकि एक परफेक्ट एलोकेशन का कॉम्बिनेशन ही आपके पोर्टफोलियो को वेल्थ क्रिएशन करने में, मतलब आपके लिए एक मददगार होता है। तो आपके हिसाब से जो परफेक्ट अभी के मार्केट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एक एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो किस तरीके से इसको रखनी चाहिए लोगों को? इसमें कोई फिक्स्ड ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं है। हम जैसे इसको देखते हैं कि एक स्टार्टिंग एलोकेशन होता है और एक एंड एलोकेशन होता है, राइट? इसका मतलब है कि एंड
डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर्स का एलोकेशन होता है। तो कुछ स्टॉक 5% के भी एलोकेशन के एंड रिस्क एपेटाइट से भी ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। हाई रिस्क वाले हैं तो उनका अलग होगा, बट लेट्स से लार्ज कैप है या हाई कन्विक्शन है, 5% एलोकेशन इज गुड। और अगर मीडियम कन्विक्शन है या आपको अभी इट्स अर्ली इन द जर्नी, आजकल इतने आईपीओज आ रहे हैं अर्ली इन द जर्नी, आप 2% एलोकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई फिक्सेटेड नहीं है कि मतलब 4%, 5%, 6%, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द एलोकेशन। सी, लोग क्या मिस करते हैं कि अगर मैंने 2% से किया तो बहुत कम है, राइट, बट कोई आपको रोक नहीं रहा ना 2 का 4 करने को, राइट। टुमारो यू हैव एक्सेस मनी, टॉपअप कैसे आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पर टॉपअप करना है, आप एडिशनल मनी आप वो 2% में डाल दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी है आप उसमें से निकाल के 2% में डाल दीजिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट गो ओवर एक्साइटेड ऑन सर्टेन स्टॉक्स, राइट। वो हम देखते हैं, राइट, हम शायद और भी बात करेंगे उस बारे में, बट ये ओवर एक्साइटमेंट या ओवर पेसिमिज्म वो थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की, क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली, एलोकेशन की बात कर ली। तो अब जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप लोग जब किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप सेक्टोरल स्पेसिफिक उसको रखते हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रखते हैं, क्या डिपेंड करता है ये पोर्टफोलियो के वक्त? तो स्टॉक हम जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हम जिसे कहते हैं वो हम 25 से 25, 26, 27 उस रेंज में करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बिकॉज मार्केट वैसे है तो डाइवर्सिफाई जितना ज़्यादा हो पाए उससे ज़्यादा नहीं, बट लार्जर जो गोल है वो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का रहता है। उसके अंदर अगर आप पूछेंगे कि क्या हमारा इंपॉर्टेंस या सो कॉल्ड प्रेफरेंस होगी, तो आई वुड से कि जो हम जिसे देखते हैं जैसे 3 C's फ्रेमवर्क, राइट, एंड आई कैन जस्ट गिव यू ब्रॉड स्नैपशॉट, 40%, 30%, 20% एंड 10%। तो 40% हो गया कैपिटल एंड कैपिटल लिंक्ड सेक्टर जिसे BFSI बोलते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट 30% हो गया कंजम्पशन रिलेटेड, अब वो FMCG हो सकता है, सेमी डिस्क्रिशनरी हो सकता है, डिस्क्रिशनरी हो सकता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब ऑटोज एंड ट्रैवल टूरिज्म हो गया। नेक्स्ट 20% है आपका केपेक्स एंड रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मेटल, सीमेंट, रेलवेज, राइट, इंडस्ट्रियल, ये सारा केपेक्स आ गया। लास्ट का जो 10% है दैट इज वेयर you can call it miscellaneous. So I would say the 3 C's, capital, consumption, capex and miscellaneous, ये broader मतलब चार सेगमेंट्स पॉकेट से हम देख के एंड उसके अंदर फिर माइक्रो अंदर जाके एंड देयर इज अ वेरी डीप डाइव एनालिसिस जो करते हैं एंड ऑब्वियसली ओके। सो ये तो इसमें थोड़े से दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स आ गए, एक जो कंजर्वेटिव हैं, एक जो ऐसे कि उनको रिस्क लेने में भी डर नहीं लगता है। बट मार्केट तो हर तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए, लाइक अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं रिस्क ना लूँ, मेरा रिस्क का जो एपेटाइट है वो बहुत कम है और तब मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े आराम से पैसे बने। तो जो आपने अभी हमें समझाया है इसमें क्या थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए? डेफिनेटली वो आएगा। सो उसके हिसाब से भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, राइट। एक प्रोडक्ट का बेसिस हो गया कि इन्वेस्टर्स का एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है, इज इट 2 lakhs, इज इट 20 lakhs और इज इट 2 crores, राइट। तो तीनों के प्रोडक्ट अलग है, राइट। और प्रोडक्ट ऑब्वियसली फिर वो रिस्क एलिमेंट भी वैसे चेंज होता है। सेकंड इज एज ए सेट कि लो रिस्क और मीडियम रिस्क, दो प्रकार के ऑब्वियसली सेबी डिफाइंड है, हम सब कुछ सेबी के अंडर आ जाते हैं और ये 10 साल से कर रहे हैं तो वी हैव टू गो बाय द प्रिंसिपल्स लेड डाउन, तो वो उसके हिसाब से भी आ गया। एंड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड बिकॉज ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एवरीथिंग डिजिटल, राइट, देयर इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन व्हिच इज हैपनिंग, राइट। और कस्टमर बोलता है मैं 40 साल का हूं बट दीज आर माय लिमिटेशंस, राइट। मुझे लो रिस्क है, मुझे एक सर्टेन सेक्टर ऑफ द सेक्टर्स को अवॉइड करना बिकॉज ऑफ रिलीजन और अदर फैक्टर्स, तो वो भी कई मायने में हम उसका ध्यान रख सकते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं किया गया तो बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी उसका हम उसका पोर्टफोलियो चेंजेस कर सकते हैं जी। तो इतनी सारी बातें हमने पोर्टफोलियो की तो कर ली। अब एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है इन्वेस्टर के साथ, वो ये डिसिप्लिन। यस, क्योंकि हम ये देख रहे हैं खास करके अभी का जो मार्केट का सिनेरियो था, स्पेशली अभी तो नहीं लेकिन इससे पहले जिस तरीके से मार्केट गिरे, इसमें हमने देखा बहुत जल्दी जल्दी लोगों ने शफल किया अपने पोर्टफोलियो को, हर छोटी छोटी मूवमेंट पे वो अपने पोर्टफोलियो को शफल कर रहे थे। क्या डिसिप्लिन फैक्टर जो होता है, मतलब साथ साथ में आप पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करते रहते हैं, उसको बैलेंस करना तो जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का जो साइकिल है ये कितना इफेक्ट करता है वेल्थ क्रिएशन में? हमारे हिसाब से एग्जिट स्ट्रोक एंट्री जो भी है स्टॉक्स की, उसके 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। कंपनी अगर कंटिन्यूसली अर्निंग्स पे डिसअपॉइंट कर रही है या ग्रोथ डेसेलरेशन कर रही है, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट में चेंज हो गया, प्रमोटर्स में चेंज हो गया, या इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो गए, राइट। अभी अप्रैल में जैसे टैरिफ्स अनाउंस हुए और रिसेंटली उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई, तो अब देखिए कितने सारे सेक्टर्स थे, सी फूड था, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, राइट, फुटवेयर,
अब सडनली वो आउट ऑफ फोकस हो गए, राइट? तो आपको वो सेक्टर डायनामिज्म में ही देखना पड़ेगा कि वो क्या, उसमें क्या हुआ है। थर्ड इज कि ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? अभी स्टॉक डबल हो गया, हाँ. अभी अगेन इमोशन को थोड़ा साइड में करके इज देयर अ बेटर, क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जो मैं उसको लेके, तो आप उसको कट पोजीशन कम करके यू कैन रिप्लेस इट। तो मल्टीपल एक ये, एंड लास्ट में जस्ट एक बार होता है कि लॉस में है बट मैम लॉस में नहीं बुक करेंगे, राइट? एक जो जिसकी अगेन लॉस एवर्जन बायस जिसे बोलते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम उतना उसको महत्व नहीं देते। अगर लॉस हो रहा है तो कोई रीजन से है, समझ के एंड देन हम उसको कोशिश करते हैं कि सूटेबल रिप्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी उसमें प्रोवाइड कर दी जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिस्टेक्स, क्योंकि कितना भी परफेक्शन लेकर आओ लेकिन थोड़े बहुत मिस्टेक्स तो हो ही जाते हैं। तो 2-3 बेसिक मिस्टेक्स जो आपने देखे हों अपने इस जर्नी में लोगों को करते हुए पोर्टफोलियो जब वो बिल्डअप करते हैं, तब ये अपने आप में एक एपिसोड बन सकता है बाय द वे क्योंकि 2-3 हज़ार है क्योंकि वो आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने, और 25 साल के बाद हमें अभी भी लगता है अभी भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, राइट? बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, राइट? तो इसमें कई सारे बाइसेस हैं, एंड इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि गूगल पे जाके देखें, लॉट ऑफ बाइसेस, राइट? एंकरिंग बाइस है, राइट? कि क्या मेरे पास कोई ऐसी पुरानी इंफॉर्मेशन है जिसको एंकर रख के मैं अपना मैं यूएस जीडीपी अब रिसेशन में जा रहा है, मैंने वो दिमाग में, राइट? अब वो मेरे ओवर पावर कर लेगा मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट को, कोई भी डिसीजन को। कंफर्मेशन बाइस, राइट? मेरे पास पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट? और मैं उसी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन अंदर आने दूंगा, जो उसके एंटी है वो बाहर चली जाएगी। लॉस एवर्जन बाइस, राइट? ऐसे कई सारे बाइसेस हैं जो इन्वेस्टर्स के उसमें उनके इन्वेस्टमेंट को खराब करते हैं, या हर्ड मेंटालिटी, राइट? ट्रेंड इन्वेस्टिंग, सब ट्रेंड, सब मतलब रेलवे और इंफ्रा कैपेक्स चल रहा था, सब उसमें भागदौड़ में सब इन्वेस्ट करते हैं, और देखिए सब कितने 30-40-50% डाउन है। तो आई थिंक ये सारी मिस्टेक्स है। एक और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इसी माध्यम से कि लॉस को पार्ट ऑफ द जर्नी समझिए। ये मत समझिए कि मैंने 10 स्टॉक ले लिए, उसमें से 9 में तो मैं प्रॉफिट करके ही निकलूंगा, राइट? वो कोई नहीं कर पाया आज तक, इवन इंक्लूडिंग द ग्रेट्स मिस्टर बफे और मिस्टर झुनझुनवाला, राइट? उसमें लॉस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। वो एक उससे सीखिए, राइट? उसको उसमें से पोजीशंस कट करके सूटेबल अपॉर्चुनिटीज उसके अगेंस्ट लेके कंटिन्यू द जर्नी। बिकॉज हमने कई बार देखा है कि वो स्टॉक आधा हो गया और उसके बाद भी आधा हो गया, तो अब मतलब वो फिर इट्स नॉट डूइंग एनी बेनिफिट, और इमोशनल बैगेज अलग से आप कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड डोंट टाइम द मार्केट, डोंट टाइम द मार्केट, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये सब तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दे दी लोगों को, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक गोल्डन एडवाइस अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो उसमें जो एडवाइजर का रोल होता है वो कितना बड़ा होता है, और किस तरीके से उसके रोल को आप डिफाइन करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डअप के समय? एडवाइजर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंक्रीमेंटली विद सो मेनी गाइडलाइंस नाउ कमिंग इन। तो उसमें इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है वो समझना, राइट? कंटिन्यूसली उसको अपडेट्स देना, राइट? इतना सारा कॉर्पोरेट एक्शन होता है कंपनीज में, बोनस है, राइट्स है, स्प्लिट है, सडनली स्टॉक आधा हो गया एंड कस्टमर इन्वेस्टर, आप सोचिए कितना हिल जाता है। मेरा मतलब राइट, बजाज फाइनेंस एग्जांपल रिसेंटली हुआ था, तो डिवाइड बाय 5, तो अभी इन्वेस्टर को तो कंटिन्यूसली आपको टच में रहना पड़ेगा, राइट? या उनके पास एक माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू वो हमसे करें। एंड जो इम्पोर्टेंट आपने पूछा इसको क्या रखना चाहिए, आई थिंक इन्वेस्टिंग को एक नॉलेज गेनिंग और पार्ट ऑफ द जर्नी समझना चाहिए। ये नहीं कि मतलब और 4 स्टॉक्स में मैंने डबल कर लिया तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अगले 4 में हमने डबल कर देते हैं लोग इन्वेस्टमेंट्स। वो मिस एलोकेशन बहुत बड़ा रिस्क है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर किसी हर्ड मेंटालिटी, किसी दोस्त ने पोर्टफोलियो का 10% एक स्टॉक में डाल दिया तो हम एक्साइट में हम भी डाल देते हैं। ये नहीं पता कि उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, हमारा अलग है, उनके ओवरऑल कॉर्पस हमसे शायद या इस इन्वेस्टर के शायद 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये सब चीजें आई थिंक थोड़ा अगर केयरफुल रहें, ध्यान रखें, तो आई थिंक वो काफी। एंड ऑलवेज ध्यान रखें, गो फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? कोई भी क्रिकेटर आप पूछेंगे वो कहेंगे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट मेरा क्या है, टेस्ट क्रिकेट, राइट? कोई नहीं कहेगा T20 मुझे तो बस खिला लो कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान रखें, तो ज्यादा आई थिंक यू विल हैव मोर पीसफुल नाइट, जैसे मैं बोलता हूँ, रात में अच्छे से सो पाएंगे। अब बहुत सारे गोल्डन बातें, टिप्स वाली बातें हमने कर ली, बहुत सारी और भी बातें कर ली। मैं चाहूंगी थोड़ा सा रैपिड फायर खेल लिया जाए। श्योर। चलिए, तो पोर्टफोलियो बिल्डअप, साइंस और आर्ट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली उसमें वो साइंस वो उसमें आर्ट ढूंढ रहा है, सॉरी वो उसमें आर्ट ढूंढ रहा है, राइट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर में ही इज लुकिंग एट इट एज अ साइंस, राइट। और अगर आप अगेन वैल्यू इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो वो अगेन उसमें आर्ट ढूंढते हैं, एंड जो उसमें ग्रोथ इन्वेस्टर है वो उसमें साइंस ढूंढते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है, बट मतलब गिवन वेयर हम लोग जहाँ से आते हैं, हम लोग ऑब्वियसली साइंस को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। आर्ट तो क्या डिबेट है, बन जाता है, आर्ट अपने आप बन जाता है, वो डिबेटेबल है, साइंस को आप डिबेट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। काफी जगह बार देखा गया इन्वेस्टर्स ने मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट की है, रियल एस्टेट में की है, बॉन्ड में की है, इक्विटीज में की है, गोल्ड में की है। उसके अंदर जाकर भी उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले लिए। अब इक्विटी में उन्होंने पीएमएस भी कर लिया है, एडवाइजरी भी कर लिया है, खुद भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं, राइट। अब रियल एस्टेट में उन्होंने दिल्ली में भी ले लिए, बॉम्बे में भी ले लिए, करजत में भी ले लिए, दुबई में भी ले लिए, और बॉन्ड में दिस इज लाइक बहुत ज्यादा कर दिया, राइट। तो ये ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल वही है जैसे हमने बात की, आप कितना मैनेज कर सकते हैं और कितना आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कट डाउन करें, राइट। एक तो मल्टी एसेट इतना ज्यादा ना कर लें कि आप मतलब संभालना मुश्किल हो जाए। विद इन एसेट्स ऑल्सो, मतलब 10 प्रॉपर्टी की जगह ना एक प्रॉपर्टी ले लीजिए, राइट। म्यूचुअल इसमें एक और होता है कि कई बार हमने देखा है लोग 10 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ले लेते हैं। आप एवरेज एक म्यूचुअल फंड के पास 50 स्टॉक है, आपके पास 500 स्टॉक हो गए, कितना डाइवर्सिफाई करेंगे आप? एग्जैक्टली, हजारों में। एक और अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की, तो कौन सा सेक्टर जो पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? ओके, अगेन इसमें जैसे मैं इसको देखता हूँ, आई एम कॉलिंग इट DIY, राइट। D इज डिजिटल, I इज इनोवेशन एंड Y इज यूथ। क्या आपकी कंपनी वो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं, वो डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रही है? सेकंड इज इनोवेशन, क्या वो कंटिन्यूसली इनोवेशन कर रही है प्रोडक्ट्स को लेके? एंड थर्ड, क्या वो यूथ, हमारी मीडियन एज आज के में 28-29 ईयर्स है, क्या वो यूथ को कैटर कर रही है? तभी आप वो अगले, और वो युवक 10 साल बाद 40 का होगा, तो ऑब्वियसली क्या उस सेगमेंट को कैटर कर रही है क्या? तो आई थिंक वो ये 3 चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी है वर्सेस सेइंग कि IT है, फार्मा है, ऑटो है। आई वुड से वो सब तो होता रहेगा, बट ये दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लुक एट इन एनी सेक्टर, इन एनी कंपनी। ओके, पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो तो डाटा ड्रिवन होना चाहिए या इंस्टिंक्ट ड्रिवन होना चाहिए? ओके, इसमें अगेन डेली थोड़ी आदत है रियल लाइफ एग्जांपल्स लेना। हर प्रोडक्ट पे, फूड प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट होती है, राइट। अब एक्सपायरी डेट अगर उसमें लिखा है 30 अक्टूबर, राइट, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको खराब लग रहा है, राइट, द हाई चांस आप उसको टेस्ट को हल्का सा इग्नोर करके आप उसमें बहुत लाइक इट्स अ बिगेस्ट ब्रांड एंड क्रेडिबल प्रोडक्ट, तो अब आपने कहा भाई डेटा बता रहा है 30 अक्टूबर की एक्सपायरी, मैं रिस्क ले सकता हूँ, राइट। वाइल एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन केसेस जब एक्सपायर हो चुका है, बट आपका इंस्टिंक्ट बता रहा है कि नहीं, स्वाद ठीक लग रहा है, इतना खराब नहीं लग रहा, फिर भी आप रिस्क ले लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, आई वुड से इट इज मोर डेटा ड्रिवन एंड लेस ऑन इंस्टिंक्ट। तो हम बाद में लाते हैं, बिकॉज हम उस दुनिया से आते हैं जहाँ डेटा ज्यादा रोल प्ले करता है, हम लोग डेटा को ज्यादा महत्व देते हैं। बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन, एज मैंने समझा, और थोड़ा रिस्क पे भी, किस रिस्क प्रोफाइल है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट है किसी भी एडवाइजर से पूछने के लिए, वो ये, क्योंकि आप लोग एडवाइस तो इतनी सारी देते हैं, लेकिन एक आपकी ऐसी इन्वेस्टिंग रूल जो आप भी कभी ब्रेक नहीं करते? ओके, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, और कहना भी पड़ेगा कि ये डिफिकल्ट होता है अपनाना। नेवर बी रिजिड एंड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, राइट। अब एक होता है ना स्ट्रेटेजी, जैसे हम बाप बोलते हैं, राइट, बाय एट एनी प्राइस, राइट। ये अभी गया वो जमाना, राइट, द गुड ओल्ड डेज जहाँ पे वो टॉप 10 कंपनीज होती थी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती थी, द लार्ज बैंक्स, द लार्ज पेंट कंपनीज, द लार्ज FMCG कंपनीज, राइट। वो अब उसको अप्रोच को हमें बदलना पड़ेगा, राइट। सेकेंड इज अंडरस्टैंड कि लॉस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट। उसको जितना जल्दी इन्वेस्टर एक्सेप्ट करेगा, उससे उतना जल्दी वो आगे बढ़ पाएगा। एंड फाइनली अगेन very difficult to implement, but it's not as difficult as portfolio approach, right? कंटिन्यूसली हम लोग मतलब इतना डिप्रेशन, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि मेरे ये 2 स्टॉक्स आज डाउन है। पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपका 1-2% ऊपर है और मार्केट फ्लैट है, खुशी की बात है ना वो।
पोर्टफोलियो लेवल पे देखना बहुत जरूरी है, rather than looking at individual stocks all the तो time. आप हमेशा ऐसे ही यही रूल कोशिश यही रहती है. ओके देन, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सारे अच्छे गोल्डन एडवाइस लोगों को दिए. आई होप ये लोगों के जरूर काम आएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्डअप करके उससे वेल्थ क्रिएशन करना ये अल्टीमेट मोटिव होता है हर किसी का. थैंक यू सो मच सर. Pleasure. तो एडवाइजर इसीलिए जरूरी है, क्योंकि ये सारे गोल्डन टिप जो आपको लगता है कि आपको आते हैं, लेकिन सही मायने में आपको ठीक से पता नहीं है, तब आता है एडवाइजर का रोल, जो आपको बताता है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल ऐसा बनाना है जो आपके फाइनेंशियल गोल से उसको इंटैक्ट रख सके और आपको पहुंचा सके आपके फाइनेंशियल जर्नी में वहां जहां आप पहुंचना चाहते हैं. इसी के साथ आज के हमारे एडवाइजर जरूरी है कि इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. नमस्ते.